सो है एवरीवन, ये हमारा प्रीवियस मंथ के कुछ करंट अफेयर सेक्शन से मैंने कुछ स्लाइड्स पिकअप की हैं एंड ये हमारा सेकंड रिवीजन सेशन है। एक सेशन जो मैंने लाइव लिया था जिसमें हम प्रीवियस मंथ के कुछ आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जो हमारे साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट एंड दी आर इकोनॉमी एंड द पॉलिटिक्स एंड करंट में जो भी टॉपिक्स रनिंग में हैं एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स फैक्ट एंड फिगर। तो हम ये सारी बातें हम आज बात करेंगे। तो आवर वेरी फर्स्ट आर्टिकल विच इज़ अबाउट Washington is the capital of the USA. USA stand for the United States of America. ठीक है। So Pentagon slap supply chain risk designation on the Anthropic AI lab. तो यहाँ पे Anthropic जो कि एक US डिपार्टमेंट ऑफ अभी वॉर के अंडर में है, मतलब Anthropic एक AI टूल है। ओके, Anthropic एज AI टूल एज अंडर दी AI कंपनी। तो यहाँ पे जो पेंटागन है स्लैब सप्लाई चेन रिस्क को यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहा है डेजिग्नेशन ऑन द एंथ्रोपिक AI लैब। तो एक्चुअली क्या है, यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो कि अभी बोल रहा है कि अपोनिच डॉन है। तो अभी देखा हमने कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को डिटेन किया। देन अभी वेस्ट एशिया और यूएस इसराइल मिलकर ईरान पे अटैक किए। वहाँ के रिलीजियस लीडर आयतोल्ला खामेनी उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे जो लाइक अनदर जो AI टूल्स हैं, तो यूएसएस प्रेसिडेंट वांट ऑल्सो द एंथ्रोपिक सॉवरेनिटी लाइक दैट। तो एंथ्रोपिक ने इस चीज़ को डिनाई किया कि मतलब ही इज़ नॉट विलिंग ही इज़ नॉट विलिंग टू टेक दिस सोवरेनिटी टेस्ट ओवर हियर। सो एंथ्रोपिक ने ऐसा डिनाई यहाँ पे किया है। ठीक है। अभी सो पेंटागन स्लैप्ड अ फॉर्मल सप्लाई चेन रिस्क। तो पेंटागन शो एज अ सप्लाई चेन रिस्क डेजिग्नेशन ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्टैंड फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब एंथ्रोपिक ऑन थर्सडे नो मैटर अबाउट द डे द सप्लाई चेन रिस्क लेवल कन्फर्म्ड इन अ स्टेटमेंट बाय एंथ्रोपिक। तो ये सप्लाई चेन के रिगार्डिंग जितनी भी रिस्क क्रिएट हो रही है ये किसने शो किया है, इन एक स्टेटमेंट में एंथ्रोपिक ने बताया है, कन्फर्म किया है। इज इफेक्टिव इमीडिएटली एंड बार्स गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जितने भी यूएसए गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको इमीडिएटली ये बार कर देगा, मतलब इसके एक्सेस को। ओके, फ्रॉम यूजिंग एंथ्रोपिक टेक्नोलॉजी इन देयर वर्क फॉर द US मिलिट्री। तो क्योंकि यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वांट दैट कि यूएसए की जो मिलिट्री है वहाँ उसके मिलिट्री पर्पज़ के लिए AI का यूज़ किया जाए। लाइक कौन सा AI, एंथ्रोपिक। और यहाँ पे एंथ्रोपिक ने मना किया है। तो ये यहाँ पे पूरी स्टोरी है अबाउट द एंथ्रोपिक। देन एवरीवन डाइंग इन हैंड्स ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे हम कस्टोडियल डेथ की बात करते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरा एक 8 to 10 अराउंड 12-13 मिनट का कुछ एक वीडियो होगा, उसमें मैंने अच्छे से बात की। सो व्हाट इज़ द टर्म कस्टोडियल डेथ मीन्स ओवर हियर। तो जब कोई पुलिस कस्टडी में किसी इंडिविजुअल को लिया जाता है, ठीक है, एंड अक्यूज स्टेट इन दी लॉकअप ऑफ अ पुलिस के लॉकअप में है ना, पुलिस स्टेशन में लॉकअप में किसी इंडिविजुअल है, सपोज दैट सीताराम है, इसने कुछ क्राइम कमिट किया और इसको इस लॉकअप में यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है। अब इसको इतना टॉर्चर किया जाता है, इससे बोला जाता है कि तुमने हु नो द मैन एक्चुअली कमिटेड क्राइम और नॉट। लेकिन इसे इतना ड्यूरिंग द कस्टडी इतना इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, फिजिकल टॉर्चर किया जाता है, और कब कई टाइम क्या होता है इनकी डेथ भी हो जाती है। तो ड्यूरिंग द कस्टडियल डेथ यहाँ पे बस वही बताया कि कस्टडियल डेथ ये होती है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को कस्टडी में ले रहे हैं, डिटेन किया है, उससे आप इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे पूछताछ में, तो आप उसके ऊपर जो भी फिजिकल टॉर्चर या जो भी मेंटल टॉर्चर कह सकते हैं उसके थ्रू जब डेथ हो जाती है तो वो होती है कस्टडियल डेथ। ठीक है। दिस इज द टाइम ऑफ द पुलिस रिमांड और द टाइम वेयर द अक्यूज इज येट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ कोर्ट। मतलब कोर्ट के सामने उस अक्यूज को प्रेजेंट करने की भी कंडीशन होते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने होता है ना, विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने हमें इंडिविजुअल या डिटेनी जिसको भी हम ड्यू टू दी कमिटमेंट ऑफ द क्राइम हम डिटेन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है। और NCRB बेटा मोमेंट, NCRB एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है ना, होम अफेयर्स राइटिंग इन शॉर्ट। तो जो कि हमारे अमित शाह सर जो हैं होम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री वो डील करते हैं इस मिनिस्ट्री को। इसमें पूरा डाटा दिखाया जाता है, पूरी कवरेज होती है कि कितने इंडिया में सुसाइड डेथ्स हो रही हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितना मतलब एक होलिस्टिक कवरेज होता है। ठीक है। अब हम स्टेट्स थोड़ा देख लेते हैं कि किस स्टेट में ज़्यादा केसेस हैं कस्टोडियल डेथ के ड्यूरिंग दी कस्टडी इंडिविजुअल की अगर डेथ होती है तो मध्य प्रदेश में 8 है, MP में, वेस्ट बंगाल में भी 8 है, मतलब सेम पेस पे है MP एंड वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र जो कि एक फाइनेंशियल कैपिटल एक हमारी जो डेक्कन एरिया इन वेस्टर्न स्टेट में आती है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल मुंबई है, और मुंबई इज़ ऑल्सो दी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। तो सबसे ज़्यादा केसेस गुजरात में है 15 अराउंड, एंड इसके जस्ट बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र लाई करता है, और वेस्ट बंगाल MP सेम है, एंड उड़ीसा 4। तो ये तो कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स है जिनमें क्राइम ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज गिवन स्टेट्स देयर आर अनदर स्टेट्स टू जो कि इनमें भी क्राइम कमिट्स होते हैं। ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। NCRB की स्टेब्लिशमेंट होती है ऑन 11 मार्च। याद रखनी है हमें डेट क्या है, 11 मार्च। ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ सीनियर जैसे कि लाइक
मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स हैं, जैसे कि इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट इनकी सर्विसिंग के टाइम पे इन्होंने क्या क्या कस्टोडियल डेथ के केसेस देखे हैं। फिर ये एक डीजीपी जो कि गुजरात के हैं आशीष भाटिया, इन्होंने भी अपने स्टेटमेंट बोले कि इनके टाइम स्पैन के टाइम पे मतलब जब ये लोग एज अ ब्यूरोक्रेट वर्क कर रहे थे तो मतलब उन्होंने कितनी मतलब एक हीनियस कंडीशन देखी, क्योंकि एवरीवन मोरल इस बात की जाए तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हर एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट होता है, जो कि इन द ईयर ऑफ अगर राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो इसी से एसोसिएटेड अंडर आर्टिकल 21 की, जो कि हमारा 2017 का एक केस पुत्तस्वामी केस आता है, उससे ये फंडामेंटल राइट बन जाता है। तो ये डायरेक्ट जजमेंट आपसे पूछ लेंगे। तो कस्टोडियल डेथ मतलब किसी इंडिविजुअल की ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन फॉर द कमिटमेंट ऑफ द क्राइम, उससे इतना टॉर्चर किया जाता है इन्वेस्टिगेशन में कि उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट अपॉल्ड राइट टू डाई फॉर मैन इन अ वेजिटेटिव स्टेट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है। तो जेबी पार्टी वाला का स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहे हैं हम थोड़ा ये देखते हैं। पहले मैं इसके पहले थोड़ा आपको एसोसिएट करती हूँ एक स्टोरी। यहाँ पे एक राणा है, हरीश राणा करके एक इंडिविजुअल है, जिसकी 4th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग 2012 और 13 के अराउंड क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। सॉरी डेथ नहीं हो जाती, वो गिर जाता है, सॉरी फॉर दैट। सो होता क्या है कि उस इंडिविजुअल वो फिर क्या हो जाता है कि उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और लगभग कितने ही सालों से तब से ही उसके पेरेंट्स उसकी केयरिंग कर रहे थे। लेकिन अब एक पेरेंट्स जो कि इंडिविजुअल जो खुद भी एक ओल्ड एज के टुवर्ड मतलब मूव कर रहे हैं, जो उनकी भी एज होती जा रही, तो कब तक वो उसको केयर कर पाते। तो उन्होंने पहले हाई कोर्ट में अपील की, और लास्ट 3 ईयर से बता रहे हैं कि ये प्रोसेस चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली पैसिव यूथनेसिया अलाउ कर दिया है। तो वेजिटेटिव स्टेट मतलब इंडिविजुअल को सब इंडिविजुअल की आंखें खुल रही सब कुछ, लेकिन वो उसके सराउंडिंग में ये सपोज दैट ये सुनीता कोई इंडिविजुअल, आई एम नॉट जस्ट वायलेटिंग एनी इंडिविजुअल्स राइट, आई एम जस्ट ओनली फॉर द एक्सप्लेनेशन टेकिंग अज्यूम एज ए इंडिविजुअल एज लेडी सुनीता। तो ये सपोज दैट 4th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग से गिर जाती है, और ये इसके आस अब ये चली गई है, ये इसकी बॉडी हो गई है, शॉर्ट में लिखती हूँ, पैरालाइज्ड हो गई है। तो ये अब ऐसी वेजिटेटिव स्टेट में है कि इसकी आंखें तो खुल रही है, सब चल रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता इसके सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है। तो ये होती है वेजिटेटिव स्टेट। तो हरीश राणा का केस उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उसको अब यूथनेसिया मिल जाए। तो एवरीवन यूथनेसिया, मैंने एक अरुणा सनवांग का केस भी हुआ था, अभी किस ईयर में हुआ था, मैंने यूथनेसिया के ऊपर उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, यू कैन गो थ्रू बाय दैट टू। तो वहाँ होता यूथनेसिया एक कंडीशन होती है जब इंडिविजुअल अपनी इच्छा से डेथ को कंसिडर करना चाहे। अब वो इंडिविजुअल चाहे उसके ब्याह में उसके कित एंड किन्स मतलब उसके जो रिलेटिव्स हैं वो चाहे या कुछ भी, कित एंड किन्स याद रखना, कित एंड किन इन द सेंस उसके रिलेटिव्स है ना, तो ये हमें याद रखना है। तो 2 तरह की यूथनेसिया होता है, एक तो एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव जो होता है वो थोड़ा मतलब पेनफुल होता है, जिसमें लेथल इंजेक्शन एंड इसी टाइप की चीज़ें दी जाती है जिससे इंडिविजुअल तड़प तड़प के मर जाए। अब ऐसा तो हम चाहेंगे नहीं किसी भी इंडिविजुअल, क्योंकि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 विद डिग्निटी है ना, वो फंडामेंटल राइट है इंडिविजुअल का, तो वो हम वायलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बात की जाती है फिर पैसिव यूथनेसिया। पैसिव यूथनेसिया में क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल अगर उसकी कंडीशन ज़्यादा खराब है, तो अगर वो नहीं डिसीजन ले पा रहा तो उसके ब्याह में उसके जो किथ एंड किन्स, उसके रिलेटिव, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड या जो भी उसका वेल विशर होता है, वो क्या करेगा, उसके विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड विद द परमिशन ऑफ द मेडिकल बोर्ड जो भी रहते हैं उसमें मेंबर, उनकी परमिशन से इसके लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ कर लेते हैं, और वो उसको एक शांति से आराम से उसकी डेथ हो जाती है। मतलब जो भी सप्लीमेंट बाहर से दिए जा रहे थे उस इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए, वो सपोर्ट विड्रॉ किया जाता है। तो ये होता है पैसिव यूथनेसिया। तो हरीश राणा के केस में यही हुआ, तो उसको यहाँ पर मेंशन किया कि हरीश के बारे में। तो ये बेंच ऑफ जस्टिस जेबी पार्टी वाला याद रखना, ये बेंच, क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले एग्जाम में कि जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में वो कौन सी थी, एंड केवी विश्वनाथन। तो जस्टिस जेबी पार्टी वाला एंड विश्वनाथन है, तो केवी विश्वनाथन क्या करा रहे हैं, हरीश को यहाँ पे मुक्ति दिला रहे हैं, किसके थ्रू, यूथनेसिया, जो कि पैसिव यूथनेसिया। तो आप थोड़ा लिंक कर सकते हैं चीज़ों को। फिर राइट टू लाइफ आप फंडामेंटल राइट से एसोसिएट कर सकते हैं 21, ठीक है। और फिर उसकी जो भी विड्रॉल क्या होता है, पैसिव सपोर्ट क्या होता है, एक्टिव सपोर्ट क्या होता है, यू कैन माइंड दैट। तो इसलिए ये जजमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, तो अभी उसको अलाउ किया है, ठीक है, पैसिव यूथनेसिया, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज इन आवर न्यूज़। अब नेक्स्ट है हमारा, जैसा कि हमें पता है कि जो केरला है, केरला का न्यू नेम केरलम कर दिया है, और केरला का जो न्यू नेम है वो केरलम कर दिया जाएगा, ऐसा बोला है, अभी मतलब हुआ नहीं है। सो द प्रपोज ड्यू रेयर पॉलिटिकल कन्वर्जेंस विद द स्टेट बीजेपी चीफ राजीव चंद्रशेखर बैकिंग चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। जो केरला की जो सीएम है वो है पिनराई विजयन। इनिशिएटिव एंड सेइंग रिस्टोरिंग केरलम, तो वो केरला को ऐसा केरलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी कुछ कल्चरल और जो रिलीजियस सिग्निफिकेंसेज हैं इस वर्ड के केरलम के। मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है केरला के बारे में, यू कैन गाइज गो थ्रू बाय दैट, एंड वुड ऑनर द स्टेट सिविलाइजेशन। तो इससे उस पर्टिकुलर स्टेट मतलब केरला की सिविलाइजेशन को ऑनर करेगा, एंड लिंग्विस्टिक जो भी हेरिटेज उसको ऑनर करेगा। तो स्टेट सिविलाइजेशनल हो गया एंड लिंग्विस्टिक हेरिटेज हो गया। विजयन हैज़ मेंटेन दैट केरलम हैज़ द हिस्टोरिकल मलयालम नेम व्हाइल द केरला एमर्ज ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो केरला बोल रहे यहाँ पे जो वहाँ के सीएम है
पिनरई विजन, उनका कहना है कि जो केरला है वो तो कॉलोनियल लेगेसी दिखाता है, कॉलोनी जो कॉलोनियल रूल से मतलब ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने रखा, लेकिन केरलम जो है इसके स्टेट सिविलाइजेशनल और लिंग्विस्टिक हेरिटेज को बताते, तो इसलिए इन्होंने मतलब पास्ट से एसोसिएट किया व्हेन दी ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर अस। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर अस अराउंड 200 ऑफ ईयर्स। ठीक है, अराउंड आर 2 ऑफ द जनरेशन। तो ये एक बहुत heinous situation थी। then now we are very happy and we are very lucky that we are living in our independent India, so we should be thankful for the God and for our freedom fighters who lost their life, and they provide us the right to life with dignity and provide a very 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 important document of the world for us as our constitution, as it mentioned our fundamental rights, our basic rights, our DPSP, our preamble 2। ठीक है, सो यहाँ पे केरला के बारे में था। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये पिक्चर जो दिख रही है यहाँ पे ऐसा बोला कि एज द टेम्परेचर राइज द प्रेग्नेंट लेडी, सपोज इट इज शी इज़ द प्रेग्नेंट लेडी, तो एज द टेम्परेचर राइज द प्रेग्नेंट लेडी हैज़ अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी टू गिव द बर्थ टू अ चाइल्ड एज अ गर्ल। मतलब यहाँ पे बोला कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाली सिचुएशन, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमारे होता है इक्वेटोरियल रीजन पे होता है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, है ना, इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इन ऑल्सो इन दी सदर्न एरिया, इन दी सदर्न साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ ये बोला है कि इफ़ समवन इफ़ द लेडी इज़ द प्रेगनेंट एंड शी हैज़ अ हाईएस्ट चांस, इफ़ शी इज़ लिविंग इन द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन, तो शी हैज़ अ हाईएस्ट चांस टू गिव बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड। ये याद रखना है। तो लड़की पैदा होने के चांस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं अगर कोई लेडी बर्थ दे रही किसी भी चाइल्ड को। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो कहीं ना कहीं हमारे सेक्स रेशियो के ऊपर, मतलब जो सेक्स रेशियो रहता है उसको इन्फ्लुएंस किया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो डिस्पैरिटीज़ रहेंगी जेंडर वाइज वो इशू रहेगा। हमारा आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है ना, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस रिलीजन कास्ट सेक्स काइंड ऑफ। तो ये हमें याद रखना है। लेट्स रीड द आर्टिकल, देन बाय द रीडिंग यू कैन गेट द जिस्ट। सो अ न्यू स्टडी हैड एनालाइज्ड ओवर द 5 मिलियन बर्थ, याद रखना है, ओवर द 5 मिलियन बर्थ फ्रॉम अ मोर देन 90 डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स डील आर हेल्थ मिनिस्ट्री, याद रखना है। सो हाई एम्बिएंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हैव बीन लिंक्ड टू अ ड्रॉप इन अ मेल बर्थ, तो बोथ इंडिया एंड सब सहारन अफ्रीका। तो इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द अफ्रीका रीजन विच इज़ द सब सहारन अफ्रीका रीजन एंड इंडिया। तो इंडिया अलॉन्ग विद द सब सहारन अफ्रीका रीजन। तो यहाँ पे जो मेल बर्थ है इंडिया में और जो सब सहारन अफ्रीका वाला रीजन जो है, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मेल बर्थ के जो चांसेस रहेंगे वो कम रहेंगे। हीट एक्सपोजर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन द अफ्रीका एंड द सेकंड ट्राइमेस्टर इन द इंडिया। अफ्रीका का फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहेगा, ठीक है, वो इंडिया का सेकंड रहेगा। रिड्यूस दी लाइकलीहुड ऑफ द मेल बर्थ, तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हीट होने की वजह से मेल बर्थ कम हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल कह रहा है, तो इससे वही रहेगा। रिसोर्सेज पुअर पॉपुलेशन लेक द टूल्स टू कूल डाउन, मतलब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे एंड दी टूल्स टू कूल डाउन विच सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ द हीट स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट रहेंगे हीट स्ट्रेस के। ठीक है, फिर वही जो मैंने बोला ना कि सेक्स रेशियोज रिगार्डिंग कुछ इशू होंगे। तो सेक्स रेशियोज एट बर्थ आर क्लोजली लिंक्ड टू द मैटरनल हेल्थ एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हम हमारे SDG पढ़ते हैं, टोटल 17 SDG है। यूनाइटेड नेशन का गोल है 2015 में हम लेके आए, टिल व्हेन वी नीड टू कंप्लीट इट आउट 2030, मतलब टोटल 15 ईयर में। तो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है गोल 5, और नो डिस्क्रिमिनेशन राइटिंग इन शॉर्ट, तो ये बात करता है 10। तो 5 टू 10 ऐसे भी कर सकते हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी 5 पर रहेगा और नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, तो ये रहेगा 10 SDG। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कपल गेट अ डेथ सेंटेंस फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। यहाँ होता क्या है, यूपी का केस है बांदा डिस्ट्रिक्ट से, कि यहाँ पे एक फॉर्मर जूनियर इंजीनियर रहता है और उसकी वाइफ, दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे 33 माइनर बॉयज़ को, जो कि कुछ तो एज ऑफ 3 थे, मतलब इन पर पोक्सो लगा है, ये क्या करते थे, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनकी वीडियो बना के बाहर सेंड करते थे। तो ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का वायलेशन हो रहा है। पोक्सो 2012 के अंडर में इनको डिटेन किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। इंडिविजुअल का नाम है राम भवन एंड उसकी वाइफ है दुर्गावती, गिल्टी ऑफ सिस्टमैटिकली अब्यूजिंग द चिल्ड्रन बिटवीन द 2010 मतलब 2010 एंड 2020 तो 2010 टू 2020 तक द ऑडियो मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ सर्कुलेटेड ओवर द 2 लाख ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज एंड द फोटोग्राफ्स ऑफ द विक्टिम्स टू नियरली 47 कंट्री में सर्कुलेट कर चुके। सोचो 47 कंट्री, 33 माइनर्स, बिलो सम बॉयज़, माइनर बॉयज़ आर द एज ऑफ द 3 और अंडर द पॉक्सो 2012। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनको अभी यूपी की गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने अभी इनको डिटेन किया एंड यूपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला टू पे द 10 लाख इन कंपनसेशन टू ईच ऑफ द 33 विक्टिम। तो
तो जिनके थ्रू तुमने कांड किया है ना, जिन बच्चों का वीडियो बनाया सर्कुलेट किया 47 कंट्री में, तो उनके लिए अब तुम्हें ईच ऑफ द 33 विक्टिम्स जो हैं बच्चों को आपको 10 लाख एज अ कंपनसेशन देना पड़ेगा, भरपाई करनी पड़ेगी। और ये हैं वो दोनों महाशय। हाउ हीनीस कुड बी द बोथ ऑफ द डिस्गस्टिंग। एंड हमने अभी केरला का नाम जो चेंज होना है इनटू द केरलम है ना, तो ये हमारी पार्लियामेंट के डिसीजन के अंडर में होता है। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट होते हैं। सो गाइस यू कैन रीड ओवर हियर, ओके। देन हमारी बार बार जब हम कोई भी फूड आर्टिकल की बात करते हैं या फूड शॉर्टेज की बात करते हैं या कभी मिड डे मील की बात है, तो बार बार हमें बात की जाती है कि फूड कितना मतलब न्यूट्रिशनफुल है, कितनी अथॉरिटी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी, अकाउंटेबल है। तो इसके रिगार्डिंग एक बॉडी है हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अफेयर्स आती है, ठीक है। WHO की एस्टेब्लिशमेंट कब होती है? प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ऑल्सो टेल मी अबाउट दी रिपोर्ट्स, क्योंकि रिपोर्ट्स के ऊपर मैंने पूरा एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, गाइज यू कैन गो थ्रू। तो जो डेट है वो तो मैं बताती हूँ, 7 अप्रैल को हम WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड में क्या सीनेरियो चल रहा है, हम कोविड-19 जो पेंडेमिक थी उससे भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो वो सब सारी कंट्री को मतलब एज अ वॉचडॉग रहता है, तो याद रखना। लेकिन इंडिया लेवल पे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि बात करती है, 2006 में एक एक्ट पास किया गया, तब ये फॉर्म में आती है और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। FSSAI इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग, बोला ना मैंने, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना पब्लिक की हेल्थ को थ्रू द रेगुलेशन एंड द सुपरविजन ऑफ द फूड सेफ्टी, की जो फूड सप्लाई किया जा रहा है वो सेफ़ है या नहीं है, न्यूट्रिशनफुल है या नहीं है, कितने इंग्रेडिएंट्स है और क्या आउट ऑफ द डेट है या नहीं, तो सारी चीज़ें को एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। दी FSSAI इज़ दी हेडेड बाय नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होता है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्या ये स्टेट गवर्नमेंट आती है, तो नो, इट इज़ रॉन्ग, इट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इधर होल्डिंग और हैज़ हेल्ड द पोजीशन ऑफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गाइज फॉर टुडे दीज आर मोर देन इनफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।